का कलीग और दोस्त अमृता राय साहिबा, डैस पर मौजूद मुमताज़ शख्सियात, ख़ासकर डॉक्टर रहमान नकदार साहब और असलम अब्दुल्ला साहब और उनके दीगर साथी, ख़वातीन व हज़रात, मैं सबसे पहले तो भाई उवैस अरब साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस शानदार जलसे में मुझे आने की दावत दी, आपसे रूबरू होने का मौका दिया। गो के ये मौका एक बार और वो पहले मुझे दे चुके हैं, लेकिन आज दूसरी मर्तबा मैं इस हॉल में ज़िंदा दिलाने भोपाल से मुखातिब हूँ। दोस्तों, अभी तालीम की बात की गई और जो आज का ये टॉपिक है एजुकेशन एंड कम्युनल हार्मनी, उसके ताल्लुक़ से मुख्तसर वक्त में अपनी बात कहूँगा। बहुत सारी बातें, काम की बातें कही जा चुकी हैं, लेकिन जो कुछ मेरी नाक़िस अक़ल में है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी इस जलसे का जब शुरुआत की गई कुरान की तिलावत के साथ, तो उसमें जो आयत पढ़ी गई उसमें एक टर्म बार बार आया, अल्लमल इंसाना मालम यालम। और अभी हमारे अजीज़ ने जिक्र किया कि मुझ में और उनमें जो कॉमन चीज़ है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ताल्लुक़ से याद किया। उस यूनिवर्सिटी का जो एम्बलम है उसमें भी, और वो जो शेरवानी पहनी जाती है उसके कॉलर पे जो खजूर और कुरान की आयत दिखाई गई है इमेज, उसमें भी लिखा हुआ है अल्लमल इंसाना मालम यालम, यानी taught man what he did not know। तो ये बात 1400 साल पहले से की जा रही है, हालांकि उससे भी पहले से की जा रही है, क्योंकि इस्लाम के बारे में ये कहा जाता है कि इट्स नॉट ये जो मज़हब है ये उसका हिस्सा है जो उससे पहले भी आए, यानी क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म और वगैरह वगैरह। इट्स नॉट एन एक्सक्लूसिव डॉक्ट्रिन। तो कई हज़ार साल से तालीम का सिलसिला चल रहा है, तालीम की बात हो रही है, और कोई भी मज़हब हो उसकी भी जो तालीम होती है वो किसी किताब के ज़रिए से होती है। तो हर मज़हब, मेरी नज़र में आज तक दुनिया में कोई ऐसा मज़हब नहीं आया जो ये कहता हो कि तालीम नहीं होनी चाहिए या एजुकेशन नहीं हासिल करनी चाहिए। और अभी हमारे प्यारे नबी का जिक्र किया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। तो वो 1400 बरस पहले चीन जाने की बात कह रहे हैं, जबकि शायद ये तसव्वुर नहीं था कि चीन किस दुनिया में है, किस जजीरे पर है, किस आइलैंड पर है। लेकिन अपनी बात आगे रखने से पहले मैं यहाँ एक छोटी सी खिराज अक़ीदत अपने उस दोस्त को देना चाहता हूँ जो अब्दुल जब्बार के नाम से जाने जाते थे और जो 35 बरस तक इस शहर में जो गैस पीड़ित थे उनकी खिदमत करते हुए पिछले साल गुज़र गए, इंतकाल फरमा गए। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, और मेरे लिए अब्दुल जब्बार साहब का ना रहना मेरे लिए भोपाल कुछ गरीब हो गया। दूसरी बात, उवैस अरब साहब इतने शानदार इंसान हैं और इनकी खुदा सलामत रखे, जो खिदमात ये कम्युनिटी की करते हैं और जो दर्द है, और उनके पीछे उनकी अहलिया जो कि उनकी बैकबोन है, हमारी ताहिरा भाभी, उनको मुबारकबाद कि इस जलसे का इनेकाद किया और उन बच्चों को एक राह दिखाने की कोशिश की जिन्होंने 85% या उससे ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं, और उनकी हौसला अफजाई की। ये एक बड़ा काम है, सही मायने में ये तालीम को फ़रोग़ देने का काम है, और इसलिए इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए ताकि मौजूदा नस्लों को और आने वाली नस्लों को ये हौसला मिले। दोस्तों, तालीम के ताल्लुक़ से 3-4 बातें मैं कहूँगा और फिर मैं थोड़ी सी बात कम्युनल हार्मनी पे भी कहूँगा। 2 मॉडल हैं मेरे सामने। एक मॉडल है केरला का, जहाँ 100% लिटरेसी रेट है, तालीम है, यानी कि वहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि कोई शख्स बेपढ़ा लिखा है। और केरला की अगर आप डेमोग्राफी देखें और वहाँ की जो लोग हैं रहने वाले उनकी के बारे में देखें, तो तकरीबन 1/3 मुसलमान, 1/3 हिंदू और 1/3 ईसाई हैं। और वो ये तीनों लोग मिलकर के
जो तालीम के बल पर आगे बढ़े, इस वक्त खलीजी ममालिक में, गल्फ स्टेट्स में जाकर के काम कर रहे हैं, मुल्क को फॉरेन एक्सचेंज भेज रहे हैं, और 4 से ज़्यादा केरला जैसे छोटे से सूबे में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जहां हर हफ्ते 150 से ज़्यादा बैरूनी फ़्लाइट्स उतरती हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तालीम से उन्होंने क्या अचीव किया, और अगर हम लोग ये यहाँ हासिल कर लें मध्य प्रदेश में और नॉर्थ इंडिया में, तो सूरत कैसी हो सकती है। दूसरा एक मॉडल है, और वो 5 साल पहले शुरू हुआ है, वो है दिल्ली का मॉडल, जहां आम आदमी पार्टी की हुकूमत आने के बाद एजुकेशन के फील्ड में जो तब्दीली आई है, गैर मामूली तब्दीली आई है, और इतने अच्छे सरकारी स्कूल हो गए हैं कि अब लोग प्राइवेट स्कूलों से हटा करके सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ बेहद अच्छी एजुकेशन है, बेहद अच्छी तालीम है। मैं अरविंद केजरीवाल का कोई फ़ैन नहीं हूँ, उनके सियासी नज़रिए से भी कोई मेरी वो नहीं है, उससे इख्तलाफ भी रखता हूँ, लेकिन जो काम अच्छा हुआ है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। 1.25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, 1.25 अरब की मुल्क में 1.25 करोड़ 1% होता है, लेकिन अगर 1% उस शहर में इतनी बड़ी तब्दीली हो रही है तो उससे इंस्पिरेशन हासिल करने की ज़रूरत है, उस मॉडल को देखने की ज़रूरत है कि उससे कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। कुरान की बात यहाँ हो रही है तो उसके हवाले से फिर कहूँगा, उसमें भी अल्लाह ताला कहता है कि जिसने अपनी मदद खुद नहीं की, हमने भी उसकी मदद नहीं की। तो इसलिए ये 2 तरफा काम होना है, कम्युनिटी की तरफ से भी, यानी आप लोगों की तरफ से भी, और हुकूमत की तरफ से भी। और हुकूमत की जानिब से हुकूमत पर इस तरह का दबाव बनाया जाना चाहिए कि जो आपका हक है बहैसियत एक शहरी, हालांकि अब तो शहरी होने पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं और कौन शहरी होगा या नहीं होगा, लेकिन जब तक आप इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी हैं, और मुझे उम्मीद है और यकीन है कि इंशाअल्लाह आप रहेंगे, हमेशा रहेंगे, कोई आपकी शहरियत को हटा नहीं सकता, तो आपका ये भी हक है, और ये आपको इस हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, कि आप बराबर के शहरी हैं। मेरी शहरियत में और अमृता जी की शहरियत में और सारिका की शहरियत में कोई फर्क नहीं है, और इस पे हमारा उतना ही हक है जितना इनका है। तो वो हक मांगिए, और हक कई बार हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, आसानी से मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता, अब उसका सुन लीजिए। गुज़िश्ता 40 वर्षों से मैं मुसलमानों की तालीम का मरसिया, उनकी बैकवर्डनेस का मरसिया सुन रहा हूँ, और सन 80 से, चूँकि उस वक्त से पढ़ने लिखने का शुद्ध बोध पैदा हो गया था, कुछ सोचने समझने की, लिखने पढ़ने की भी शुरुआत हो गई थी, तब से मैं देख रहा हूँ 1980 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पहली बार गोपाल सिंह कमेटी बनाई कि साहब ये पता करें कि मुसलमानों की बैकवर्डनेस की क्या वजूहात हैं, कहाँ हैं, और उन्हें कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो उन्होंने बताया, अपनी रिपोर्ट दी, और सारी बातें कहीं, उसमें कहा कि सबसे बुनियादी चीज़ है तालीम में मुसलमान बहुत पीछे हैं, इसलिए उन्हें स्पेशल प्रोविज़न किए जाने चाहिए, स्पेशल मौक़े दिए जाने चाहिए ताकि वो आगे आएँ। और इसलिए उस वक्त प्राइम मिनिस्टर का 15 पॉइंट प्रोग्राम बना, जो अभी नरेंद्र मोदी साहब भी चला रहे हैं उसको, लेकिन कितना चल पा रहा है वो, इस 40 सालों में कितना चला, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन उसके बाद 2004 में जब कांग्रेस की क़यादत में मनमोहन सिंह की UPA 1 में हुकूमत बनी, तो उन्होंने राजेंद्र सच्चर की क़यादत में एक कमेटी बनाई, सच्चर कमेटी, उसने अपनी रिपोर्ट दी, उसने भी यही कहा कि मुसलमान तालीम के मामले में बहुत गए गुजरे हैं, और इनकी हालत तो पिछड़े और दलितों से भी दीगर गू है। नतीजा ये कि साहब एक माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्ट्री बनाई गई, जो अभी भी चल रही है, ख़त्म नहीं की गई है, और कहा गया कि साहब स्पेशल प्रोविज़न किए जाने चाहिए मुस्लिम कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में तालीम के मयार को बेहतर करने के लिए, और ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस खोले जाने चाहिए, ख़ास करके गर्ल्स स्कूल खोले जाने चाहिए, क्योंकि गर्ल्स की तालीम जो है, बच्चियों की तालीम, वो बहुत अहम है। लेकिन 2004 से 2006 में वो रिपोर्ट आई थी, तब से अब तक 14-15 बरस का अरसा हो गया, कितना हम आगे बढ़े हैं। इस पर एक कुंडू कमेटी बनी जिसने 2014 में रिपोर्ट दी
वो रिपोर्ट मेरे सामने है, चूँकि वक्त नहीं है इसलिए उसके आदाद शुमार आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन उन्होंने भी कहा कि साहब कुछ ख़ास काम हुआ नहीं, अभी भी सूरत हाल कुछ बहुत ज़्यादा बदली नहीं है। तो ये तो साहब हुकूमत की बात है, लेकिन कुछ अच्छे काम इस 15 बरस के अरसे में हुए हैं। वो ये कि आपके पास एक कानून, एक हथियार आया है, राइट टू इंफॉर्मेशन, और वो कोई भी आदमी कर सकता है। 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाइए और पूछिए कि साहब हमारे मोहल्ले में स्कूल क्यों नहीं है, अस्पताल क्यों नहीं है, बुनियादी सर्विसेज क्यों नहीं है, और ये भी पूछिए कि नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पे हमारी क्या हिस्सेदारी है, ये पता होना चाहिए हमें। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं, जो कि करना चाहिए। जहाँ तक एफमी और नकदार साहब का ताल्लुक़ है, मैं बहुत ज़्यादा तो उनके बारे में नहीं जानता, लेकिन 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में उनके साथ शरीक रहा हूँ। बहुत ही शानदार काम है उनके ऑर्गेनाइजेशन का, और अभी जैसा अब्दुल्ला साहब ने कहा और उससे पहले भी उनके साथियों ने, कि वो साल के आखिरी महीने में आते हैं, अपना छुट्टियां बिताने के बजाय वो जाते हैं इस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, और जाकर के तालीम की तरगीब के लिए और बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए, उन्हें वजीफ़े देने के लिए, उन्हें उनकी ज़िंदगी और बेहतर करने की कोशिशें करते हैं। इसलिए काबिल एहतराम हैं ये लोग और काबिल मुबारकबाद हैं ये लोग कि मुल्क से हज़ारों मील दूर रह कर के भी हुब्बुल वतनी का जज्बा इनको हर साल यहाँ खींच करके लाता है, और आप लोगों के दरमियान ये आकर के अपनी कोशिश करते हैं, भले ही वो बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन जितनी भी है वो सर आँखों पर और उसे सराहा जाना चाहिए। दोस्तों, ये तो बात रही तालीम की। अब मामला है कम्युनल हारमनी का। तो कम्युनल हारमनी, सांप्रदायिक सौहार्द शायद इसका ट्रांसलेशन होगा अगर हिंदी में कहूँ, और कौमी यकजहती अगर उर्दू में कहूँ। ये लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में कोई अभी नहीं आ गए, पिछले 40, 50, 100 बरस से, बल्कि और आपसी भाईचारा यहाँ के खून में ही नहीं, बोन मैरो तक में शामिल है। और इसे कोई एक प्राइम मिनिस्टर, कोई एक होम मिनिस्टर तोड़ देगा, नामुमकिन है। 2500 साल पहले इस मुल्क में कहें तो हिंदुइज्म में एक बगावत हुई, एक नया मज़हब आया, गौतम बुद्धा ने बुद्ध धर्म पैदा किया, बौद्ध धर्म, महावीर जैन ने जैन धर्म पैदा किया। फिर 1000 बरस पहले, हालांकि इस्लाम 1400 बरस पहले आ गया था और 720 में एक हमलावर की शक्ल में पहुंचा सिंध, लेकिन वो तो ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन जो 1000 साल पहले हमलावरों की शक्ल में ही इस्लाम यहाँ आया, और जिसने इस मुल्क को नाम दिया हिंद, हिंदुस्तान, किताबुल हिंद पहली किताब है जिसमें ये जिक्र होता है कि बैरूनी लिखता है कि साहब इस नाम का ये मुल्क है। और उस वक्त से हम देख रहे हैं कि जो तहजीब, जो सभ्यता, जो संस्कृति, और ये सभ्यता और संस्कृतियाँ एक दिन में नहीं बना करती हैं, इनमें सदियों लगते हैं, और ये एमालगम पैदा हुआ है। 800 बरस पहले अमीर खुसरो जो थे तो तुर्क, लेकिन हिंदुस्तानी हो गए फिर आकर के यहाँ। वो लिखते हैं कि ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफुल बराए नैना बनाए बतियाँ, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। उन्होंने उसमें तुर्की भी मिलाई, अरबी भी मिलाई, अवधी भी मिलाई, ब्रज भी मिलाया और खड़ी बोली भी मिलाई। और पिछले 700-800 बरस से वो ज़बान जो उन्होंने कायम की, जो पहले हिंदवी कहलाई, फिर हिंदी हुई, फिर उर्दू हुई, वो इस देश की सभ्यता और संस्कृति। 70-72 बरस पहले जब हम आज़ाद होने वाले थे, उस वक्त मुस्लिम लीग की एक जमात मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में, उसने कहा साहब यहाँ इस मुल्क में 2 कौमें रहती हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान, और आज़ादी के बाद पता नहीं हमारा क्या हशर होगा, इसलिए हम हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते, हमें अपना अलग पाकिस्तान चाहिए। अंग्रेज़ ने उसको हवा दी, शह दी, क्योंकि उससे उसका खेल जो था वो बन रहा था कि हम चले तो जाएं, लेकिन हिंदू और मुसलमानों के बीच एक ऐसी दरार डाल दें जिससे ये लड़ते रहें और 2 मुल्क बना दें जो आपस में लड़ते रहें, और कश्मीर का मसला पैदा कर दिया गया। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा,
लेकिन जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त नारे लगाए गए, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो मुसलमान है वो मुस्लिम लीग में आ, जो मुसलमान मुस्लिम लीग में नहीं वो मुसलमान नहीं। और वो अपनी 1.5 ईंट का पाकिस्तान लेकर के यहां से चले गए। उस वक्त जो हमारे नेशनल लीडर्स थे, जिन्होंने नेशनल मूवमेंट में हमारी क़यादत की थी, लड़ाई लड़ी थी, यानी 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल का जो पीरियड था, महात्मा गांधी की क़यादत में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, मौलाना को आप एक तरफ रख दीजिए, इन सारे लोगों ने कहा कि अपनी जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमने तय किया था, अहद किया था कि जब ये मुल्क आज़ाद होगा तो ये कोई हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, ये एक सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। पाकिस्तान बन जाने के बाद इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना बड़ा आसान था कि पाकिस्तान, मुसलमान अपने हिस्से का पाकिस्तान ले चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी सैकड़ों साल जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो हमें इस बात की तरगीब नहीं देती कि हम इस एक मुल्क में सिर्फ एक मजहब, एक जाति, एक भाषा, एक झंडा, एक ज़बान की बात करें। ये सैकड़ों ज़बानों का मुल्क है, यहाँ दसियों तरह के धर्म रहते हैं, सैकड़ों तरह की जातियाँ रहती हैं, हज़ारों तरह की सभ्यताएं हैं, ट्राइबल्स हैं। लक्षद्वीप के रहने वालों को पता नहीं कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, जम्मू के रहने वालों को पता नहीं कि पौंडीचेरी कहाँ है, केरला वाले को पता नहीं कि मणिपुर और मिज़ोरम कहाँ है, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक हम सब लोग गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये हमारी कॉम्युनल हार्मनी की बुनियाद है। और कोई ये चाहे कि ये मुल्क टूट जाएगा, जो लोग इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, वो पिछले 90 साल से सपना देख रहे हैं। 1925 में आरएसएस की बुनियाद पड़ी थी, पहले केबीएस हेडगेवार और उसके बाद गुरु गोलवालकर, जिन्होंने अपनी किताब में वी अवर नेशनहुड डिफाइंड में यही लिखा है जो आज की मौजूदा हुकूमत कर रही है। क्या लिखा है गोलवालकर साहब ने लिखा है कि इस मुल्क में हिंदुओं की, केवल और केवल हिंदुओं की श्रेष्ठता रहनी चाहिए। जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अक़लियत हैं, उन्हें नंबर 2 का शहरी बन करके रहना होगा। इस मुल्क में ख़तरे क्या गिनवाए गुरु जी ने? ईसाई, मुसलमान और कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट, और कहा कि ये डेमोक्रेसी, ये तो वेस्ट का कंसेप्ट है, हमारे यहाँ तो जाति प्रथा सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था थी, उसी को लागू रहना चाहिए, और हमारा झंडा जो है वो हिंदुत्व का झंडा होना चाहिए, गेरुआ, उसमें कोई और दूसरा रंग नहीं होना चाहिए। तो आज की जो मौजूदा हुकूमत है वो उसी आइडियोलॉजी के मानने वाले लोगों की हुकूमत है, लेकिन याद रखिए कि वो पिछले चुनाव में 31% वोटों से और इस बार 37% से आए हैं, और ये अब तक का उनका हाईएस्ट अचीवमेंट है। उनके ही अपने एक मेंबर पार्लियामेंट और सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अब बीजेपी का जवाल शुरू हो गया है, और वो उसकी वजह यही है कि उन्होंने जिन नारों पे चुनाव जीता था उनको इम्प्लीमेंट करने के बजाय वो ऐसे नारों का सहारा ले रहे हैं जिससे मुल्क टूटने के कगार पर जा रहा है। तो दोस्तों, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसी चीज़ें आती हैं जाती हैं। हमारे 70 साल कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में 19 महीने की इमरजेंसी भी हमने देखी थी, जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश में सेंसरशिप लागू किया था, इसकी सारे ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज़ को ख़त्म किया था। लेकिन आपको मालूम है कि फिर उसके बाद इंदिरा गांधी का भी क्या हश्र हुआ। तो जो लोग आज तख्त पर बैठे हैं वो ये ना समझें कि उन्होंने बैनामा कर लिया और वो ताज़िंदगी इस पर बैठने वाले हैं, क्योंकि ये देश बहुत महान है और ये देश सही मायने में कम्युनल हार्मनी में यकीन रखता है, और आप लोगों को भी उसी तरीके से उस तमाम लोगों के साथ जो हिंदुस्तान को एक देखना चाहते हैं, जो इसकी एकता और अखंडता में यकीन रखते हैं और जो इसको सरसब्ज़ और खुशहाल देखना चाहते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना है। परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप 15-20 करोड़ से ज़्यादा की आबादी के कम्युनिटी हैं, और इन सबको कोई बे ऑफ बंगाल या अरब सागर में नहीं भेज सकता। और ये मुल्क हमारा है, हमने इस मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, इस मुल्क के नवनिर्माण की लड़ाई लड़ी है, और आगे भी लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कुटुंबकम की बात कही।
इस्लाम तो बहुत उसकी बुनियादी बातों में एक ये भी बात है कि वो अक्रॉस द बाउंड्रीज़ बात करता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज़ को बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं करता। आपने कहा कि ये हिंदुस्तान हमारा है और बहुत अरसे तक जो अभी इक़्तिदार में हैं उनका रहना ज़रूरी नहीं कि वो कब तक रहें। बड़ा उम्दा आजकल राहत इंदौरी का भी एक शेर चल रहा है कि किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है। तो यकीनन हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि आगे आने वाला वक्त बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में जो दो बहुत मायनाज शख्सियतें मौजूद हैं दायस पे, जनाब नकादार साहब और मोहतरमा अमृता राय साहिबा, आप दोनों को सुनने से पहले मैं दरख्वास्त करूँगा मीना अरब से कि वो उन बच्चों के नाम यहाँ पर अनाउंस करें और उन बच्चों को जो यहाँ फेलिसिटेट किया जाना है, अवार्ड दिया जाना है, उनको बुला के अवार्ड दें। और तमाम डिग्निटरीज। फर्स्ट में 10th क्लास के स्टूडेंट्स के नाम ले रही हूँ, प्लीज आप लोग रेडी रहें। सलीम बेग 97.4% इन्होंने स्कोर किए हैं। Look here, please. Yes, look here. Yes, ma'am, look here, please. Okay, thank you. Miss Sir, look here, please. Mohammad Ahmadullah 95.2%. Miss Shifali Pathan 94%. Yes, ma'am, look here. Mr. Arham Khan 92.6%. Mr. Saeed Haider, please आप स्टेज पे आए। चांद अंगन। Sir, look here, please. Miss Mehak Khan 92.4%. Miss Huda Ansari 92%. Miss Fatima Khan 91.2%. Mohammad Rayyan 90.8%. Miss Maheen Khan 84.8%. Miss Masira Khatun 89.4%. Miss Sanabil Ali 88%. Miss Afifa Khan 87.4%. Next 12th class students, please be ready. No. Percentage. Miss Ashna Tanveer 90%. Miss Harika Samin 88.8%. Ma'am, look here, please. Ashna Tanveer, Miss Yusra Khan 86.2%.
Miss Arshia Saeed, 90. Thank you everyone. बहुत शुक्रिया आप लोग। दरखास्त है डॉक्टर AS नकदार साहब से, जो फाउंडर हैं और ट्रस्टी हैं अपनी के, तो वो यहाँ बच्चों की हौसला अफजाई करें और हमें जल्द बातें करें।